एक लंबे समय पहले एक गांव में सात्विक, उसकी माँ शांति, पिता रामचंद्र और पत्नी अमृता सब एक छोटे घर में रहते थे। रामचंद्र खुद से टमाटर उगा के उनको बेचता था। सात्विक को उसके पिता का काम नहीं पसंद था क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, वो कोई काम नहीं करता था और घर पे ही बैठे रहता था। बेटा सात्विक, मुझे इस टमाटर व्यापार में मदद कर सकते हो ना? मैं तुम्हें टमाटर उगाना सिखाऊंगा और तुम टमाटर का व्यापार चलाना भी सीख पाओगे। उतना मेहनत लगा के काम कौन करेगा? मुझे आपका उस टमाटर का व्यापार करना ही नहीं पसंद और आप मुझे उसी व्यापार को चलाना सीखने के लिए कह रहे हो। अकेले मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ बेटा। मेरे साथ काम करोगे तो मेरा भी मदद हो जाएगा और व्यापार भी सीख पाओगे तुम। इसीलिए मैंने ऐसे पूछा था बेटा। पिताजी, इसके बाद मुझे कभी भी आपके साथ काम करने के लिए मत बुलाइए। मुझे वो व्यापार करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपका मदद नहीं करूंगा। रामचंद्र उसके बेटे की बातें सुन के दुख होता है, लेकिन उसके बेटे को दुखी ना करने के इरादे से सारे काम वो अकेले करके टमाटर का व्यापार चलाता था। कुछ साल बाद रामचंद्र का सेहत बिगड़ने की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता है। उससे सभी दुखी होते हैं। अब शायद सभी मुझे पिताजी की जगह लेकर काम करने के लिए कहेंगे। उससे पहले ही मुझे इस घर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बाहर चला गया तो मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे सोच में पड़ जाता है। बेटा सात्विक, तुम्हें आज से तुम्हारे पिताजी का जगह लेना होगा और उनका काम करना पड़ेगा, तभी हम खुशी से जी पाएंगे बेटा। हाँ ठीक है माँ, सिर्फ आप ही के लिए मैं सब करूँगा, वरना ये सब करना तो मुझे पसंद भी नहीं है। बेटा, तुम्हारे पिता पौधों पे अच्छा उर्वरक का इस्तेमाल करते थे। तुम भी उनके ही तरह टमाटर उगा के बेचो। ठीक है माँ। ऐसे कहकर टमाटर पौधों के पास जाता है कि ये टमाटर पौधे तो ठीक ही लग रहे हैं, इनके लिए उर्वरक की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें बेचना काफी है। ऐसे फैसला करके एक बंडी में सारे टमाटर बेचने लेके जाता है। टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए बंडी को ढकेलता है। इतने में एक औरत उसके पास आती है। 1 किलो टमाटर कितने हैं बाबू? 25 रुपए जी। अच्छा, 2 किलो लूंगी, 40 में दे दोगे? अगर आपको लेना है तो 25 में लीजिए, वरना नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। ऐसे गुस्से में कहता है। तब वो औरत कहती है, या तो मेरे पूछे हुए दाम पे दो, वरना नहीं दो। लेकिन गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? ये कह के वो औरत बिना टमाटर खरीदे वहाँ से चले जाती है। उस दिन उससे कोई भी टमाटर नहीं खरीदता है और वो सारे टमाटरों के साथ घर लौटता है। व्यापार अच्छा चला है बेटा। कोई भी आज मुझसे टमाटर नहीं खरीदा माँ। ऐसे अपनी माँ को सब बताता है। इस गुस्से के साथ व्यापार नहीं कर पाओगे बेटा। अगर तुम अपना व्यवहार बदलोगे तो ही लोग तुमसे टमाटर खरीदेंगे। ठीक है माँ। ऐसे कहता है, मगर वो उसका व्यवहार नहीं बदलता है और ऐसे ही टमाटर बेचता है। इसके कारण कोई भी उससे टमाटर नहीं खरीदते थे और वो सारे टमाटर घर वापस लाता था। हर रोज टमाटर बेचे बिना वापस घर लाने पर उसकी माँ भी उसे कुछ नहीं कहती थी और पके हुए टमाटरों से अचार बना के बेचना शुरू करती है। उनका बनाया हुआ अचार स्वादिष्ट रहने पर बहुत लोग उनसे ये अचार खरीदते थे। कुछ ही दिनों में टमाटर के पौधों का ठीक से ख्याल न रखने पर वो कम मात्रा में उगते थे और उगे हुए वो थोड़े टमाटर भी शांति को अचार बनाने में ही खत्म हो जाते थे। अगर मैं उसी दिन पिताजी का बात मान लेता तो आज माँ को ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो इतनी उम्र में ना सिर्फ अचार बना रही है मगर उसे बेच भी रही है। मैं तो उनसे उम्र में भी छोटा हूँ और उनसे ज्यादा काम भी कर सकता हूँ और मुझे यहाँ
सिर्फ टमाटर को बेचना ही इतना मुश्किल लग रहा है। क्यों? उसकी माँ को ही पूछने का फैसला करता है। माँ, मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरे लिए टमाटर का व्यापार करना ही मुश्किल लग रहा है। आप इतनी उम्र में भी इतना काम कैसे कर पा रहे हो? सब आपके बनाए हुए अचार को बहुत पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। आप ऐसे कैसे कर पा रहे हो माँ? बेटा, अगर कोई काम को करना है तो उसे पसंद करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी काम को करना पसंद करोगे तो जितना भी मुश्किल हो आसान बन जाएगा। उस दिन पूरा सात्विक उसकी माँ के बातों के बारे में सोचते रहता है। क्या सच में अगर कोई नापसंद काम को पसंद करना उसे आसान बना देगा? सच हो या ना, मुझे इस बार अपना टमाटर के व्यापार को पसंद करके दोबारा कोशिश करना चाहिए। ऐसे उसकी माँ की बात को सुनकर टमाटर के पौधों पे उर्वरक का इस्तेमाल करते हुए टमाटर उगा के उन्हें बेचना शुरू करता है। टमाटर टमाटर, अच्छी उर्वरक का इस्तेमाल करके घर पे ही उगाए हुए ताजा ताजा टमाटर। बाबू, 1 किलो का दाम कितना है? 25 रुपए साहब। मुझे 3 किलो के टमाटर 60 रुपए में दे दोगे? ये घर पे उगाए हुए टमाटर है साहब, 3 किलो 70 रुपए में लीजिए ना। ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि घर पे उगाए हुए हैं। ठीक है, 70 में दे दो। अपने व्यवहार बदल के टमाटर खरीदने के लिए आए हुए ग्राहक से अच्छी तरह से बात करने के कारण उस दिन सारे टमाटर बिक जाते हैं। माँ, आज कोई टमाटर नहीं बचे, मैंने सारे बेच दिया। ऐसे कह के खुशी से अपने माँ को सारे पैसे दे देता है। माँ, आपने सच कहा, अगर कोई नापसंद काम को पसंद करके उसमें अपना मन लगाते हैं तो वो बहुत आसान बन जाता है। तब से सात्विक अच्छे उर्वरक का इस्तेमाल करके ज्यादा मात्रा में टमाटर उगाता था। उनमें कुछ सात्विक बेचने लेके जाता था और बाकी उसकी माँ अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी। तब से सभी खुशी से जीते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? कोई भी काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पसंद करने पर आसान बन जाता है। भूमेश्वर नामक गांव में याकूब नामक एक टोकरी वाला रहता था। याकूब बचपन से ही अपनी माँ को टोकरी बनाने में मदद करते खुद बनाना सीख गया था। उसकी माँ का बीमारी के कारण देहांत हो जाने के बाद अकेले टोकरी का व्यापार चला रहा था। एक दिन में 25 से 30 टोकरी बनाने का सामर्थ्य बन गया था। हर रोज जंगल में जाकर टोकरी बनाने के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करके उनको दुकान ले जाके अपना काम शुरू करता था। जितने कर सकता था उतने टोकरी बना के बेचता था। आए हुए आमदनी से घर के लिए जरूरी चीजें खरीदकर बचे हुए पैसों को 2 अलग अलग पेटियों में इकट्ठा करता था। ऐसे ही एक दिन जब याकूब अपने दुकान में काम करते व्यस्त था, एक 13 साल का बालक वहां पे आके याकूब से भीख मांग रहा था। भैया 2 रुपए, बस 2 रुपए दीजिए भैया। बच्चे को ऐसे देख याकूब उसको 2 रुपए देता है। अगले दिन हर रोज की तरह जब याकूब अपने ही काम में मग्न था, तो कल जो बालक आया वही बालक वापस आके उसे भीख मांग रहा था। ऐसे उसका रोज आना देख याकूब पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे हर रोज क्यों भीख मांग रहे हो बेटा? मेरा नाम वासु है भैया, ऐसे भीख मांगने से ही मुझे खाना मिलती है भैया। अरे रे, अच्छा ठीक है, हर रोज खाना मिलने के उपाय है मेरे पास, बताओ तुम्हें। वो क्या है भैया? मैं तुम्हें टोकरी बनाना सिखाऊंगा और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिन में 3 बारी खाना भी दूंगा। मेरे साथ रहते हुए काम करोगे? माँ बाप के ना होने पर और 3 बारी दिन में बिना भीख मांगे खाना मिलने की खुशी में वासु याकूब के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार करता है
और उस दिन से हर रोज वासु भी याकूब के साथ दुकान जाना शुरू करता है। याकूब को टोकरी बनाने में मदद करते हुए काम सीख लेता है। केवल इसी में नहीं, बल्कि याकूब को खाना बनाने में भी मदद करता था। ऐसे ही हर काम में वासु याकूब के लिए एक सहारा बन गया था। एक दिन याकूब और वासु टोकरी को बनाने के चीजें लाने जंगल जाके लौट रहे होते हैं। याकूब अपने सिर पे लकड़ियों को उठाता है और वासु अपने हाथ में बाकी चीजें उठाता है। कच्चा रास्ता होने के कारण उसमें बहुत गड्ढे होते हैं। याकूब अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। याकूब को नीचे गिरे हुए देख वासु परेशानी में मदद के लिए इधर उधर देख के चिल्लाता है। एक रिक्शा मिलने पर उसमें याकूब को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर याकूब की चिकित्सा करने के बाद उसके कमरे में आके कहते हैं, याकूब का बायां हाथ टूट गया है। उसे लगभग 6 महीने आराम की आवश्यकता है और उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उसे सख्ती से आराम कराना चाहिए। याकूब को हॉस्पिटल से लेके आने के दिन से हर रोज वासु उसका बहुत ख्याल रखता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि याकूब जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। बचाई गई सभी पैसे याकूब के अस्पताल के बिल, दवाइयाँ, घर के बिलों पर खर्च किए जाने पर और सारी बचत सिर्फ 2 महीने में खत्म हो जाने पर उन दोनों को पता नहीं चलता है कि आगे क्या करें। मैं वापस काम शुरू कर देता हूँ। हमारे पास खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं। आपकी चिकित्सा को हुए कम से कम 2 महीने भी नहीं हुए पूरे। जब तक आप 6 महीने तक आराम नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसे कहकर वासु घर के बाहर आकर सोचता है, हमें याकूब जी के दवाइयों और घर के बिल के लिए पैसे चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? उसी समय पर उसको अपने घर के सामने 4 बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। वो देख वासु, मुझे भी याकूब जी ने भीख मांगने की स्थिति से टोकरी बनाने की स्थिति तक ले आए। उसी तरह मैं इन बच्चों को टोकरी बनाना सिखाऊंगा और इनका मदद करूंगा। तब इससे हमें पैसे मिलेंगे और हम याकूब जी के लिए दवाइयाँ ले सकेंगे। ऐसे सोचकर वासु उन बच्चों के पास जाता है। ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? बिना भीख मांगे तुम्हें हर रोज खाना मिलने का उपाय मेरे पास है। मेरे साथ आओगे? 3 बारी खाना खाने की आशा में बच्चे वासु का कहना सुनकर आते हैं और टोकरी बनाना सीखने के लिए आते हैं। वासु उनको सिखाने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, मगर वो बच्चे श्रद्धा नहीं होने पर सीख नहीं पाते और अंत में उन्हें सिखाने के दौरान वासु खुद कुछ टोकरियां बनाता है और जो पैसे उससे मिलता है उसे बचाता था। ये सब देख के वो बच्चे कोई ना होने के समय पे आके वो पेटी खोल के पैसे लेके वहां से भाग जाते हैं। हर रोज की तरह जब वासु दुकान खोलने आता है तो देखता है कि दुकान पहले से ही खुली हुई है। अंदर किसी के ना होने पर परेशान होता है और अंदर जाता है। पैसों के पेटी थोड़ा खुला होने के कारण वो उसे पूरी तरह से खोलता है और उसे खाली देख के वो घबरा जाता है। फिर वो समझता है कि निश्चित रूप से उन 4 बच्चों ने ही लालच के कारण पैसे चुराए होंगे। वो हर जगह उन्हें खोजता है, सभी गलियों में, लेकिन वे कहीं नहीं मिल रहे थे। इसके साथ वो घर लौटता है, बहुत निराश होते हुए। रोते हुए घर आए वासु को देख, क्या हुआ वासु, क्यों रो रहे हो? गलती हो गई याकूब जी, मुझे माफ कीजिए। क्या हुआ वासु, ये तो बोलो। और वासु याकूब को सब कुछ बताता है। रोना मत वासु, तुमने एक अच्छी सोच से उनकी मदद करने की कोशिश की और पैसों के लालच में वो लोग चोरी करके भाग गए।
इसमें गलती उनकी है, तुम्हारी नहीं। अच्छे लोगों को अच्छा ही होता है। ऐसे वासु को याकूब ने समझाया। याकूब के बचत के थोड़े पैसे वासु को देकर टोकरी बनाने की चीजें लाने कहता है। वासु के लाए चीजों से टोकरी बनाने में याकूब से जितना हो सके उतना मदद करता है और वासु को अपना साइकिल देके टोकरियां बेचने बाहर भेजता है। और ऐसे ही दोनों से जितना हो सके उतना काम करके पैसा कमा के खुशी से जीते हैं। इस कहानी का नैतिक है, ये जरूरी नहीं है कि गलत करने वालों से हम अच्छे से ना पेश आए। उनके बर्ताव से उनका स्वभाव पता चलता है और तुम्हारे बर्ताव से तुम्हारा स्वभाव पता चलता है। दूध वाला। बिकनूर नामक एक नगर में रहता था एक राजा चंद्रसेना। उसका मंत्री कबीर सिंह उसके दूध का कारोबार संभालता था। उन्होंने बहुत सारी स्वस्थ गायों को पाला जो अच्छा और गाढ़ा दूध देते थे। ये दूध सारे गांव में बेचा जाता था। कबीर सिंह खुद सब कुछ संभालता था। कबीर सिंह की पीढ़ी भी महाराजा के लिए काम करते आ रहे थे और इस वजह से चंद्रसेना उसका बहुत आदर करते थे। कबीर सिंह ने भी राजा को कभी भी निराश नहीं किया। सारे गांव में उसका अच्छा नाम था। हर रोज कबीर सिंह खेत पर जाता था। उसने बहुत लोगों को काम पे रखा गायों की देखभाल के लिए, ताकि वे अच्छे से खाए और सेहतमंद रहे। गायों को घास चराने के लिए वह दिन में कम से कम 2 बार भेजता था। वह हमेशा ध्यान रखता था कि दूध साफ सुथरा रहे। दूध निकालने के बाद वह 10 दूध वालों को देता था ताकि वह गांव में जाकर बेच दे। दूध वाले कबीर सिंह को पैसे देते थे और कबीर जाकर चंद्रसेना को। चंद्रसेना ने देखा कि कैसे कबीर ईमानदारी से काम करता था और उस पे पूरा भरोसा रखा। महाराज कबीर के साथ अच्छा बर्ताव करते थे और कबीर राजा के बारे में भी अपने बहनों को बताया करता था। एक दिन जब कबीर घर वापस आया तो उसने अपने बहनों को बहुत गुस्से में और परेशानी में देखा। क्या बात है, तुम सब इतने गुस्से में क्यों हो? हम तीनों की उम्र हो गई है शादी के लिए, पर क्या फायदा, शादी के लिए पैसे ही नहीं है। कपड़े और गहनों को छोड़ो, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे काफी नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, अगर इससे भी खुश नहीं हो तो मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो रही है। आप तो महाराजा के मंत्री हो ना, पर आप अपनी आमदनी किसी भी जरूरतमंद को दे देते हो। और आप दूध का कारोबार भी संभाल रहे हो ना अकेले, उसमें भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों? शायद हमारी कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए। तीनों बहनें रोने लगी और कबीर को बहुत बुरा लगा। अब तुम सब मत रो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब बोलो मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा। वैसे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दूध का सारा कारोबार संभालते हो ना। अगर आप उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बेचोगे तो आप ज्यादा बेच पाओगे। हाँ, और अधिक दूध से आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो। पर ये तो धोखा हुआ, मैं राजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता।
कबीर सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया था, पर उसकी बहनों ने उसको भावुक करके जैसे तैसे उससे ये काम करवा ही दिया। कबीर सिंह अक्सर कमाए गए पैसे राजा को देता था और बाकी के पैसे अपनी बहनों को देने लगा। मुझे ऐसा करना नहीं पसंद, ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझे ये सब करने के लिए नहीं बोलना। कबीर की बातें सुनकर बहनों ने उसको पैसे वापस किए और घर छोड़कर जाने का नाटक करने लगी। कबीर के पूछने पर तीनों ने धमकी दी कि वे घर छोड़कर चले जाएंगे। मजबूर होकर कबीर को उनकी बात माननी ही पड़ी। कमाए गए पैसे राजा को देकर अधिक पैसे अपनी बहनों को देने लगा। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ही समय में कबीर की बहनें नए नए साड़ियां और गहने खरीदने लगी और अच्छा खासा खाने भी लगे। उनकी जिंदगी ही बदल गई। घर पर बैठे बिना तीनों सज धज के बाहर घूमने लगे, सबके आगे दिखावा करने के लिए। गांव के सारे लोग हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगी। ये तीन बहनें कबीर की कमाई को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए। पर कबीर सिंह के पास इतने पैसे आए कहां से? सब लोग कबीर के बारे में बातें करने लगे और बाकी के मंत्री कबीर की कमाई पर ईर्ष्या करने लगे, तो इस बात पर जांच करना शुरू कर दिए। जल्द उनको सच पता चल गया कि वह दूध में पानी मिलाकर बेच रहा था। 70% राजा को देकर बाकी के 30% अपनी जेब में डाल रहा था। खेत के कारीगरों से मंत्रियों ने ये बात का पता लगाया। सारे मंत्री गए राजा के पास और उनको पूरा सच बता दिया। अब क्योंकि राजा को कबीर से बहुत लगाव था, उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कबीर को दंड देने का। तीनों बहनें आए कैद खाने अपने भाई को देखने के लिए और उनको बहुत बुरा लगा कि उनकी ही वजह से उनका भाई आज जेल में बंद पड़ा है। बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों गए महाराजा के पास और उनको सब सच बताया कि असल में ये सब उन तीनों की ही गलती है और कबीर दोषी नहीं है। उन्होंने राजा से भीख मांगी कबीर को छोड़ने के लिए। जब राजा ने ये सब सुना तो उन्होंने तीनों बहनों को भी कबीर के साथ कैद खाने में ही डाल दिया और कहा, दंड केवल गलत करने वाले को ही नहीं, गलत सोचने वाले को और गलती में हिस्सा लेने वाले को भी मिलनी चाहिए।